नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है। देवेंद्र ने गवर्नर से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया। देवेंद्र फडणवीस के साथ शिवसेना के नेता अध्यक्ष एकनाथ शिंदे और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार भी मौजूद हैं। इसके अलावा गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता भी दिया। देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। इसके लिए महायुति की तैयारियों के बारे में कैसी तैयारियां हो रही हैं, कौन कौन शामिल होंगे, क्या कुछ होगा, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। देवेंद्र फडणवीस की सीएम के तौर पर हैट्रिक अपने आप में बेहद खास होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस बेहद शालीन, मजबूत इच्छा शक्ति और अपने काम को प्राथमिकता देने के लिए जाने जाते हैं। पढ़ाई की अगर बात करें तो कानून की उन्होंने पढ़ाई की है, लॉ ग्रेजुएट हैं। सियासत के हर दाव पेच में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। फडणवीस सियासी तूफान से घबराते नहीं हैं, फिक्रमंद नहीं होते हैं। अपने तरीके से अपने काम के दम पर चीजों को अपने मन मुताबिक कर लेते हैं। यह फडणवीस की खासियत है, क्योंकि उन्होंने लंबा अरसा भारतीय जनता पार्टी एबीपी में गुजार दिया है। आखिर उसका कितना फायदा देवेंद्र भाई को मिलने वाला है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र के बाद संभल पर लगातार सियासत हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका वाड्रा संभल दौरे पर जाने के लिए दिल्ली से निकले, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर उनको रोक लिया। वापस उनको गाजीपुर बॉर्डर से वापस उनको दिल्ली आना पड़ा। राहुल गांधी के संभल जाने से रोके जाने पर जमकर सियासत हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भाईचारे की बहाली के लिए संभल जाना चाहते थे। अगर काफिले के साथ नहीं देना चाहते तो सिर्फ अकेले पुलिस उनको ले जाए, क्योंकि वो पीड़ित परिवारों से बात करना चाहते हैं। आखिर राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा कि किस तरीके से सियासतदान लगातार एक के बाद एक संभल पर सियासत हो रहे हैं, वो भी आपको विस्तार से समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह तय हो चुका है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के आने के बाद तकरीबन 12 दिन लगे। मुख्यमंत्री के नाम से सस्पेंस उड़ गया। हालांकि न्यूज इंडिया को इस बारे में पहले ही खबर मिल गई थी, लेकिन हम औपचारिकता का इंतजार कर रहे थे। फडणवीस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में मोहर लग गई और यह मीटिंग काफी देर चली। बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल और सुधीर ने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा था और पंकजा मुंडे ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया। विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जर्वर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अगुवाई में यह मीटिंग हुई थी। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए पंकजा मुंडे को सुनवाना चाहता हूं।
पंकजा मुंडे ने किस तरीके से उनको जीत की मुबारकबाद दी और उसके बाद में मुबारकबाद का सिलसिला लगातार जब से अनाउंस हुआ है तब से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल के नेता के तौर पर आज उनका चुनाव हो चुका है और मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। उनकी भी हैट्रिक हो चुकी है, तो हमने बहुत सारी उनको शुभकामनाएं दी और हम लोग भी देखेंगे कि ये जो महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास जताया उस पे हम लोग देवेंद्र जी के माध्यम से कैसे खरे उतरेंगे। अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल्ड इस प्रकार का मैंडेट महायुति को मिला। एकनाथ जी के नेतृत्व में शिवसेना की भी सीटें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी। अजीत दादा पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीटें भी बहुत अच्छी बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी को जो यश मिला है ये स्ट्राइकिंग रेट ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है। माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम सब ने चुनाव लड़ा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह, माननीय नड्डा जी, इन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल गठ के नेता के रूप में एक मत से, सर्वानुमत से देवेंद्र जी का चयन हम सब लोग ने मिलकर किया और आगे अभी सत्ता स्थापन करने का दावा भी करेंगे। हमारे लिए तो आज दिवाली है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगने के बाद, विधायक दल के नेता एक के बाद एक, चाहे वो शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे हो, अजित दा हो, सभी के सभी राज्यपाल जो महाराष्ट्र के हैं सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करी। बतौर सीएम फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जर्वर विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजित दा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ज्वाइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो बताऊंगा, क्योंकि कल 5 दिसंबर है, शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और बड़ी तादाद में देश की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने से जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका पहुंचना मुंबई शुरू हो चुका है। क्योंकि फडणवीस ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। फडणवीस ने कहा कि डिप्टी सीएम और सीएम एक तकनीकी पद है। उन्होंने क्या कुछ कहा था देवेंद्र भाई ने और किस तरीके से एनसीपी और शिवसेना को लेकर साथ चलेंगे, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और देवेंद्र फडणवीस माहिर खिलाड़ी हैं महाराष्ट्र के सियासत के। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र। आज माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ है, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर हैट्रिक लगाई है। देवेंद्र फडणवीस न सिर्फ महाराष्ट्र के सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी के चेहरा हैं,
बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम धुरी के तौर पर देवेंद्र भाई अपनी पहचान बना चुके हैं। मैं आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में कब कब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है, यानी तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं। पहली बार साल 2014 में महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बने थे। बसंतराव नाईक के बाद अपना कार्यकाल पूरा करने वाले वो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2019 में महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस। महज 3 दिन तक मुख्यमंत्री रहे और अजीत पवार की पार्टी के विधायकों का साथ न मिलने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। और तीसरी बार यानी अब से कुछ घंटों के बाद 5 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस बार महायुति को 230 विधायकों का समर्थन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक हैं। उम्मीद यह की जा रही है कि यह सरकार लंबे वक्त तक चलेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। ऐसे में जब महाराष्ट्र के मराठा सीएम की बात चल रही थी, विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही फडणवीस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। सबसे पहले विधानसभा में शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्र के आवास के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस कभी हार नहीं मानते हैं, यह उनकी खासियत है। देवेंद्र फडणवीस ने 2019 में चुनावी हार के बाद विपक्ष के आरोपों के बीच उद्धव ठाकरे को चेतावनी देते हुए कहा था, मेरा पानी उतरा देखकर मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, वापस जरूर लौट कर आऊंगा। मैं एक बार फिर से इस शायरी को सुनवाना चाहता हूं। इस शायरी को दोबारा से सुन लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से कड़े लहजे में कहा था कि मेरा पानी उतर कर देख, मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, वापस लौटकर जरूर आऊंगा। और ये उनकी मेहनत, लगन, काबिलियत, हिम्मत और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जो मेहनत की, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र में लौट आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मेहनत का फल उनको दिया है, जिसके बाद वो तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ घंटे के बाद कमान संभालने वाले हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की महज औपचारिकता बची है। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले चर्चाओं का यह बाजार गर्म था कि बीजेपी महाराष्ट्र में इस बार मराठा या ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अगड़े वर्ग से आते हैं। विधानसभा चुनाव में भी महायुति को मराठा वर्ग ने जबरदस्त तरीके से समर्थन दिया। मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस शुरू से ही आगे चल रहे थे। फडणवीस ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्य चेहरा बनाकर प्रचार प्रसार नहीं करवाया, बल्कि फडणवीस पीएम मोदी, अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा नागपुर से उनका गहरा ताल्लुक है। ऐसे में फडणवीस को साइड लाइन करने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी का खतरा है। देवेंद्र फडणवीस सबको साथ लेकर चलने में भरोसा रखते हैं। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य के तौर पर देखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के नए फॉर्मूले को पीछे रखकर देवेंद्र फडणवीस के नाम को आगे बढ़ाना बेहतर समझा। मैं आपको देवेंद्र फडणवीस भाई के सियासी सफर के बारे में आपको बताना, दिखाना चाहता हूं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। लोगों के जहन में होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या किया जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लाइए स्क्रीन पर। देवेंद्र फडणवीस 54 साल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, कानून में ग्रेजुएशन किया है, जर्मनी के डाहलम स्कूल ऑफ एजुकेशन से बिजनेस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। अगर उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत की बात करूं
तो आरएसएस से साल 1990 के दशक में हुआ था। उसके बाद एबीपी में शामिल हो गए। साल 1992 में नागपुर के रामनगर वार्ड से पहली बार निगम पार्षद बने थे। महज 22 साल की उम्र में सबसे युवा पार्षद बने। साल 1997 में फडणवीस नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर भी चुने गए। साल 1999 से 2004 तक लगातार 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी बने। साल 2010 में भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में महासचिव भी देवेंद्र फडणवीस बने और 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष भी चुने गए। इसके अलावा साल 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। साल 2019 में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से फिर से चुनाव जीते। एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए। ये उनका प्रोफाइल है, ये पूरा उनका प्रोफाइल है। यानी एक कार्यकर्ता से लेकर निगम पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री बनने का सफर बहुत कुछ सिखाता है। देवेंद्र फडणवीस मजबूत इच्छा शक्ति के नेता माने जाते हैं, हंसमुख मिजाज हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के दलों में भी बेहद लोकप्रिय हैं। इसके अलावा फडणवीस अपने सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए जाने जाते हैं। सियासी गतिरोध को बाखूबी टैकल करने की उनकी टेक्निक है। फडणवीस को महारत हासिल है और ये उनकी महारत के हर कोई दीवाना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। चूंकि देवेंद्र फडणवीस एक हंसमुख पढ़े लिखे काबिल नेता हैं, इसीलिए हर कोई उनके पास जब जाता है तो उनके दरवाजे खुल जाते हैं। मैं आपको फडणवीस की सियासी ताकत को बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। सरकार से लेकर संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है देवेंद्र भाई के पास। क्षेत्रीय छात्रों को साधना फडणवीस का सबसे मजबूत पक्ष माना जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस की हर वर्ग और हर क्षेत्र में बढ़िया पैठ है। राजनीतिक उलटफेर के वक्त भी चट्टान की तरह अडिंग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया है और कई खास मौके पर उद्धव ठाकरे को बैकफुट पर जाने को भी देवेंद्र भाई ने मजबूर किया है। यह उनकी खासियत है। उनके काम करने का तरीका भी बहुत अलग है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए साल 2022 में डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने के लिए, एनडीए सरकार बनने के लिए विधायकों को एक सूत्र में बांधे रखना, सरकार चलाने में भी एकनाथ शिंदे के साथ खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना, सहयोगियों के विचार को प्राथमिकता देना, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना, चुनावी वादे को पूरा करना देवेंद्र फडणवीस की पहली खासियत है। देवेंद्र फडणवीस को अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ लेने में महज कुछ घंटे का वक्त बाकी है। ऐसे में फडणवीस के सबसे बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल का गठन करना माना होगा। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, राजनीतिक के जानकार करें कि फडणवीस महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को कैसे चलाएंगे। वैसे फडणवीस को 2 बार का मुख्यमंत्री रहने का अनुभव हासिल है। शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए फडणवीस राज्य में, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम भी रहे हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कैबिनेट के गठन में 40 मंत्री होंगे। फडणवीस सरकार में महायुति के किस दल के कितने मंत्री होंगे, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तय हुआ है। महायुति की हर पार्टी से 6-7 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तय और बीजेपी के 22-24, शिवसेना शिंदे गुट के 10-12, अजीत गुट के 8-10 विधायकों का
मंत्री बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो भी लगभग तय हो चुके हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, शिंदे की सरकार में देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था, जो इस बार भी रह सकता है। वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास रह सकता है। वैसे शिंदे गृह मंत्रालय की मांग कर सकते हैं, पेच यहां फंस सकता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अपनी सूझबूझ से इस मसले को हल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और आज भी उन्होंने इस मसले को लेकर कई बार मीटिंग की। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस मसले को बहुत तरीके से सुलझा भी लिया जाए। यानी इंतजार कीजिए कुछ घंटों का। कल शाम यानी 5 तारीख को 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और महाराष्ट्र की सरकार आपके सामने बन जाएगी। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, संभल हिंसा पर लगातार सियासत हो रही है। संभल के लोगों का गम बांटने के लिए तमाम राजनीतिक नेताओं में बहुत ज्यादा जोश दिख रहा है, जो कि संभल में जिस तरीके से जो हमला हुआ, लोग मारे गए, उसको लेकर हर राजनीतिक दल के नेता संभल में पीड़ित परिवारों का दर्द बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी संभल जाने के लिए दिल्ली से रवाना हुए। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, जो अभी सांसद बनी। दोनों भाई बहन संभल के लिए निकले थे, लेकिन दिल्ली से निकलने से पहले उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर, गाजीपुर पर पुलिस ने उनको रोक लिया। राहुल गांधी एक बार बैरिकेड पर भी चढ़ गए थे। काफी देर तक संभल जाने के लिए पुलिस से लगातार बातचीत करते रहे, पुलिस आलाकमान से बातचीत करते रहे। उन्होंने कहा कि वो जाना चाहते हैं, अगर आप काफिले के साथ नहीं जाना चाहते तो पुलिस प्रशासन उनको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाए। वो संभल जाकर जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलना चाहते हैं, उनका दुख दर्द समझना चाहते हैं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद राहुल गांधी को संभल के बजाय दिल्ली वापस लौटना पड़ा और पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि संभल प्रशासन ने गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, अमरोहा के तमाम जो प्रशासन है उनसे चिट्ठी लिखकर कहा था कि संभल आने से रोका जाए, क्योंकि वहां हालात बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे नेता हो, वो संभल में लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि आखिर संभल में ऐसा क्या हुआ, उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आनी चाहिए। संभल में हिंसा प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका दुख दर्द जानना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, मुझे नहीं तो उन्हें अकेले जाने दिया जाना चाहिए। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, एक्स पर भी लिखा है। राहुल गांधी लिखते हैं, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है। नेता विपक्ष होने के नाते मेरा अधिकार बनता है वहां जाने का, लेकिन तब भी नहीं जाने दिया जा रहा। मैं अकेला वहां जाने को तैयार हूं, लेकिन यह बात भी नहीं मानी जा रही। हम सिर्फ संभल नहीं, हम सब संभल जाना चाहते हैं, संभल के लोगों से मिलना चाहते हैं। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमें नहीं दिया जा रहा। यही है नया हिंदुस्तान, जिसमें संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये राहुल गांधी ने सरकार पर भी निशाना साधा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संभल नहीं जा पाए, पुलिस ने दोनों को आगे नहीं जाने दिया। हिंसा के बाद संभल में अमन बहाली हो रही है धीरे धीरे, लेकिन सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के अकेले जाने की वकालत भी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि सच्चाई और भाईचारे के संदेश को उत्तर प्रदेश सरकार क्यों दबा रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी का संभल जाना महज दिखावा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए तीनों नेताओं को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए किस तरीके से योगी सरकार पर, संभल प्रशासन पर, मोदी सरकार पर ये तीनों नेता लगातार निशाना साध रहे हैं।
ये जो संभल में हुआ है गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। सदन के पटल पर सहयोगी दलों की साथ में लेने की असफलता के बाद आज राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं विवशता निभा रही है, और इससे बहुत स्पष्ट है। और विवशता इसलिए है कि इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संभल हिंसा से ज्यादा अब संभल जाने को लेकर सियासत हो रही है। हर सियासी राजनीतिक दल हिंसा पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने से ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। अच्छा, तो यह होता कि संभल में माहौल बेहतर बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर, सभी नेताओं को मिलकर संभल को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। संभल में जो हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे न सिर्फ संभल का नुकसान हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में खराब हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा हमारे सियासतदान इस पर सियासत करके हमारे मुल्क को, हमारे देश को, हमारे संभल को और ज्यादा सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के जब दूसरे मुल्कों में आप जाते हैं तो हिंदुस्तान पे जरूर बात होती है, हिंदुस्तान की सियासत पर बात होती है, हिंदुस्तान में जो घट रहा है उस पर बात होती है, और इससे हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुक जाता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।